नमस्ते बच्चों, मैं अमूल जोशी। आलोक धनवा का पतंग लेसन अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं आलोक धनवा। पतंग पतंग के बारे में आप सब जानते ही हैं कि पतंग का माहौल कैसा होता है, पतंग से कौन कौन से जुड़े हुए रहते हैं, ये सब आप जानते हो। तो पतंग में खास 3 बातें होती हैं। एक तो मौसम, क्योंकि मौसम के आने पर ही पतंग शुरू होती है। हर 12 महीने कोई पतंग उड़ाता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। फिक्स मौसम में ही कोई पतंग उड़ाता है। तो मौसम, सबसे पहले मौसम आता है तभी हम पतंग के बारे में सोचते हैं। और तो सेकंड पॉइंट आ गया अपना। सबसे पहले मौसम आया तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? पतंगों के बारे में हम सोचते हैं सेकंड। और थर्ड सोचने वाले कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। इन तीनों के बारे में ही पतंग लेसन में बात कही गई है कि मौसम, पतंग और बच्चे, ये 3। सबसे पहले पैराग्राफ में यहाँ पर दिया गया है कि पतंग का मौसम। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। मतलब कहना ये चाहे यहाँ पर कि वर्षा ऋतु चली गई है। सबसे तेज बौछारें मतलब वर्षा। सबसे तेज वर्षा ऋतु भादो मतलब भाद्रपद महीना। भाद्रपद महीने में बरसात होती है। तो वो भाद्रपद महीना चला गया है, अब वर्षा ऋतु चली गई है, अब सवेरा हुआ। वर्षा ऋतु चलने के बाद सवेरा होता है, उजाला होता है। क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या रहता है? बादल छाए हुए रहते हैं, ठीक है, अक्सर बादल छाए हुए ही रहते हैं। और थोड़ा धरती भी अपनी एकदम गीली गीली रहती है, ये सब उसमें रहता है। तो बरसात का मौसम चला गया, मतलब भादो मतलब भाद्रपद महीना चला गया। अब बरसात का मौसम चला गया, इसलिए बादल स्वच्छ है। बादल वहाँ पर मतलब हट गए हैं वहाँ पर, और पूरा आसमान एकदम स्वच्छ है। इसीलिए जो नेक्स्ट दिनों में जो सवेरा हुआ वो कैसा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो इसके बाद खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कहाँ गया है? मतलब अब जो सवेरा वो एकदम उजाला के रूप में पूरा प्रकाश दे रहा है। जिस प्रकार से खरगोश की आंखें लाल होती हैं, उस प्रकार से सवेरा भी लाल लाल हो रहा है। मतलब स्पष्ट है, अब बादल नहीं है। अब भाद्रपद महीने के बाद, इसके बाद कौन आती है? शरद ऋतु आती है। तो शरद ऋतु आई है, तो अब इसमें मानवीकरण अलंकारों का भी प्रयोग किया। अक्सर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार का ज़्यादा प्रयोग है, क्योंकि प्रकृति को मानव का रूप देना मानवीकरण अलंकार है। तो शरद आया मतलब शरद ऋतु आई, पुलों को पार करते हुए। अब वहाँ पुल भरे हुए हैं ऐसा भी नहीं है, इसलिए अब पुलों को पार आराम से पार कर सकता है वो। इसलिए शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए आ रही है, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति आता है तो किसी न किसी साधन से आता है, इसलिए शरद ऋतु को यहाँ पर साधन दिया गया है, नई साइकिल तेज चलाते हुए। वैसे कोई शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु चुपके चुपके साइकिल चलाकर आती है, ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ है कि शरद ऋतु आई है तो मानवीकरण अलंकार है, साइकिल तेज चलाती हुए, मतलब तेज रूप में वो आ रही है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और अपनी घंटी बजा रही है, मतलब मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज होता है तो सबको पता लगता है, बच्चों को भी एहसास हो जाता है। तो बच्चों को ये मौसम बताता है कि मैं आ गया हूँ। वैसे शरद ऋतु साइकिल तेज चलाते हुए आता है, घंटी ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए आता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि मौसम के आने पर सबको एहसास हो जाता है, इसलिए मानवीकरण रूप दे दिया गया है कि घंटी तेज ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए, चमकीले इशारों से सबको बुलाते हुए, सबको बुला रहा है कि देखो अब मैं आ गया हूँ, देखो अब मैं आ गया हूँ। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वो कह रहा है। अब वो कह रहा है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों को वो कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर इसे कह रहा है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे, वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों को ये कह रहा है कि अब सब आ जाओ, अब सब आ जाओ और पतंग खेलने का मौसम आ गया है, अब मैं आ गया हूँ, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। और अपने चमकीले इशारों से वो संकेत दे रहा है, चमकीले इशारों से ये संकेत दे रहा है कि अब कोई समस्या नहीं है, अब भाद्रपद महीना चला गया है, अब जो है वो आकाश कैसा हो गया है? आकाश मुलायम हो गया है।
आकाश मुलायम हो गया ये कह रहा है। मतलब आकाश का मुलायम होना क्या तात्पर्य है? आकाश का मुलायम होना ये तात्पर्य है कि आकाश कोई कठोर था न अब मुलायम हो गया है, इसके बाद और लचीला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आकाश मुलायम होना मतलब आकाश एकदम स्वस्थ हो चुका है। पहले आकाश में बादल छाए हुए रहते थे, ठीक है, बरसात होती थी। अब आकाश कैसा है? स्वस्थ हो चुका है। ये यहाँ पर इसमें बताया गया है, ठीक है। अब आकाश ऐसा स्वस्थ हो चुका है कि पतंग आराम से उड़ सकें, पतंग आराम से उठा सकें, अपन उड़ भी सकें, ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो यहाँ पर ये जो स्थिति आपकी यहाँ पर बताई गई है वो है केवल मौसम के बारे में, कि मौसम कह रहा है कि भाद्रपद महीना चला गया, अब मैं शरद ऋतु आ गई हूँ, इससे अब तुम पतंग उड़ाना शुरू कर दो। अब यहाँ पर बच्चे हैं किसके बारे में सोचते हैं? बच्चों को पता चल गया है कि अब पतंग का समय आ गया है, ये मौसम है, ये बच्चे जान रहे हैं कि पतंग का समय आ गया है। तो यहाँ पर अब पतंग के बारे में कहा गया है कि पतंग कैसी है, और यहाँ पर जो कहा गया है वो मौसम के बारे में कहा गया है, ठीक है। अब सेकंड वाले में कहा गया है वो पतंग के बारे में कहा गया है। तो तीनों बातें हैं, मौसम, पतंग, और इसके बाद बच्चों के बारे में कहा गया है। इस तीसरे में बच्चों के बारे में कहा गया है। बच्चों के बारे में और भी टॉपिक है वहाँ पर बाद में। तो ये फ़िलहाल तो यही स्थिति है अभी कि ये है अपना मौसम है, ये है अपना पतंग है, और ये अपना बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि ये अब पतंग के बारे में है, ठीक है। अब पतंग के बारे में यहाँ पर ये है कि अब पतंग कैसे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सकें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सकें। मतलब वास्तव में पतंग एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ती है, क्योंकि पतंग सबसे हल्की होती है और पतंग तो रंगीन होती है, ठीक है ना, अलग अलग कलर की होती है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ है वो, वास्तव में ऐसा मान सकते हैं कि दुनिया का सबसे पतला कागज़, इसीलिए तो एक धागे के सारे पतला, एकदम पतला धागा होता है, उसके सारे पतंग इतनी इतनी दूरी तक उड़ सकती है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पतला कागज़ जो हल्का है, जो रंगीन है, वो उड़ सकता है। जिसमें बाँस की पतली कमान, ये लिखा हुआ है कि बाँस की पतली कमान उड़ सके। पीछे जो बाँस की इंद्रधनुष के जो आकार जैसा रहता है और एक और पतली कमान रहती है, तो उस प्रकार से वो बाँस उस सहारे पर पतंग का कागज़ लटका रहता है, तो वो भी आराम से उड़ सके, मतलब वो भी पतली रहती है तो आराम से उड़ सके, ऐसी पतंग रहती है। और एक तरफ पतंग उड़ रही है, ऐसे में यहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा भाव दिया गया है, शुरू हो सके सीटियाँ किलकारियाँ। सीटियाँ और किलकारियाँ बच्चे अपने छतों पर, और तो बड़े भी अब उड़ाते हैं, वैसे गुजरात में ज़्यादा माहौल रहता है इसका, लेकिन बच्चों की सीटियाँ और किलकारियाँ छतों पर बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से चलता है। सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ बजाते हैं, कोई कहता है मैं जीत गया, कोई कहता है मैं जीत गया, कोई उसकी पतंग को काटता है, कोई उसकी पतंग को काटता है। तो ये जो है, ये बच्चों की किलकारियों की यहाँ पर छोटी सी भाव यहाँ पर बच्चों का दिया गया है। और इसके बाद है तितलियों की नाजुक दुनिया। ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि तितलियों की नाजुक दुनिया, इतनी नाजुक दुनिया क्यों कहा गया है? तो तितलियाँ यहाँ कहाँ गई? तो जिस प्रकार से आसमान में रंगीन चीज़ें उड़ती हैं, तो ये कहा गया है कि आसमान में रंगीन चीज़ें जो रहती है वो तितलियाँ रहती है। तितलियाँ अक्सर रंगीन रंगीन, और तितलियाँ ऊपर उड़ती है तो बिल्कुल वहाँ पर एकदम छोटा आकार दिखाई देता है। उसी प्रकार से पतंग ऊपर रंग बिरंगी पतंगें उड़ती है, छोटा आकार पतंग का लगता है, तो ऐसे लगता है जैसे कि आसमान में पतंग नहीं है, आसमान में तितलियाँ उड़ रही है। और नाजुक दुनिया इसलिए कहा गया है कि पतंग बहुत नाजुक होती है, उसे थोड़ा सा भी ऐसे कुछ लग गया तो पतंग टूट जाती है। वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि पतंग तितलियों की नाजुक दुनिया का, तितलियाँ भी बिल्कुल थोड़ा सा अपन उसको छू लें तो हो सकता है बहुत बारीकी से उसको छूना पड़ता है, नहीं तो उसका रंग भी निकल जाता है और उसके पंख निकल जाते हैं। आपने देखा होगा पहले समय में अक्सर होता था। तो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया है, वो वहाँ पर उड़ रही है ऐसा लग रहा है, जबकि वो पतंग उड़ रही है। अब इसके बाद जो है आपके यहाँ पर ये मौसम के बारे में हो गया। अब ये आपके बच्चों के बारे में, यहाँ पर सॉरी, ये पतंग के बारे में हो गया। और अब यहाँ थोड़ा सा भाव यहाँ पर सीटियों किलकारियों में दिया हुआ है, बच्चों का भाव है वो।
और अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा कि आपके यहाँ पर बच्चों के भाव है, वो उसको अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे और इसको आप अच्छे से समझना है आपको। थैंक यू, धन्यवाद।